गोलियों की वो गूंज आज भी सुनाई देती है। दहशत का वो खौफनाक मंजर आज भी जहन में जिंदा है। ये बिहार में दहशत की सियासत का नया अंदाज था, नया दौर था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम सिटीज। जब तक हम कहानी के सिरों को पकड़ते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। आज फिर से हम आपके पास एक ऐसे बाहुबली की कहानी लेकर आए हैं जिसकी धमक गुनाहों की दुनिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती थी। कोई उन्हें रॉबिन हुड जैसा नायक कहता था तो किसी की नजर में वो खौफ का कारोबार करने वाला खलनायक था। आखिर ये बाहुबली राजनीति में कैसे आया और उसकी क्या धमक रही, हम ये पूरी कहानी आपके पास लेके आए हैं। उस रोज सिवान के जेपी चौक पर एक सभा हो रही थी। ये सभा सिवान के उस नौजवान की थी जो जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सक्रिय कार्यकर्ता चंद्रशेखर उन दिनों सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे। ये लोकतंत्र पर हमला था कि गोलियों से एक आंदोलनकारी की आवाज को खामोश करने की कोशिश थी। सिवान के जेपी चौक पर छात्र नेता चंद्रशेखर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब तक ये बात सिवान से लेकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और हड़कंप मच चुका था। इस घटना को लेकर जेएनयू से जुड़े हजारों छात्र सड़क पर आ चुके थे। बिहार में धरना प्रदर्शन का सिलसिला चालू हो चुका था। हर कोई एक ही शख्स को चंद्रशेखर का हत्यारा बता रहा था। हर तरफ से एक ही शख्स के खिलाफ उंगलियां उठ रही थी और वो था सिवान का मौजूदा सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। छात्र नेता चंद्रशेखर के हत्या के बाद मौजूदा सांसद शहाबुद्दीन आरोपों से घिर गया, लेकिन गुनाह के ऐसे संगीन इल्जाम शहाबुद्दीन के लिए नए नहीं थे। आने वाले दिनों में शहाबुद्दीन के नाम गुनाह की ऐसी कहानियां सामने आई जिसने उसे सिवान ही नहीं बिहार का डॉन बना दिया। वो गुनाह की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारे तक खौफ का दूसरा नाम बन गया। शहाबुद्दीन सिवान की पहचान बन गया। शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का वो चेहरा बन गया जो हर चुनाव में पास हो जाता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक दो दफा नहीं, 4 बार सिवान से लोकसभा चुनाव जीत चुका था। सांसद बनने से पहले वो विधायक भी रह चुका था। आखिर शहाबुद्दीन के राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? अपराध के खूनी आरोपों से घिरा शहाबुद्दीन नेता कैसे बन गया? ये सवाल आते ही सिवान में गुनाहों का एक खूनी इतिहास खुल जाता है जिसके हर पन्ने पर दर्ज है शहाबुद्दीन का नाम। बिहार के नक्शे पर दिखाई दे रहे सिवान के बारे में कहा जाता है कि ये नाम मध्यकाल के एक राजा शिवमान के नाम पर रखा गया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान से ही थे और इसी सिवान में शहाबुद्दीन भी हुआ, जिस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, घातक हथियार रखने और दंगे जैसे गुनाहों के कई संगीन इल्जाम हैं, जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सिवान में शहाबुद्दीन का नाम लेते ही गुनाह की ऐसी डरावनी कहानियां जिंदा हो जाती है जिसे याद कर लोग कांप उठते हैं। शुरुआत 80 की दशक से होती है, जब साल 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस समय शहाबुद्दीन सिर्फ 19 साल का था। शहाबुद्दीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा चौड़ा है। सन 86 में पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। एक तरफ सिवान में शहाबुद्दीन की दहशत लोगों के दिलो दिमाग में घर कर रही थी, तो दूसरी ओर सिवान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का वर्चस्व था। उन दिनों सिवान में जमीन पर कब्जे की लड़ाई जोरों पर थी। शहाबुद्दीन जमीन मालिकों का साथ देने लगा। शहाबुद्दीन उनके लिए साहब बन गया। जब वहां पे नक्सल प्रभावी क्षेत्र हो गया था और नक्सली लोग जो माले थे खास करके, तो माले जमीन कब्जा करने का अभियान चला रहे थे, तो माले के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चाबंदी शुरू कर दी। तो जो भी एक सामंती था, अपर कास्ट, सवर्ण, जिसकी जमीन कब्जा की जा रही थी, उसके लिए वो रॉबिन हुड के रूप में खड़े हो गए और माले के खिलाफ खुलेआम संघर्ष शुरू कर दिया,
जहां भी जमीन कब्जे की बात होती थी कि नक्सली पहुंच के लाल झंडा गाड़ देते थे, तो शहाबुद्दीन उस समय वहां पर 150 लोगों के साथ अपने वहां कैंपिंग करते थे। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन के खिलाफ पुलिस में आए दिन मामले दर्ज होने लगे थे। पुलिस के फाइलों में उसके नाम एक के बाद एक संगीन मामले दर्ज होते जा रहे थे, यहां तक कि पुलिस ने उसे एक हिस्ट्री सीकर अपराधी भी घोषित कर दिया था। वो अब सिवान का एक ऐसा चेहरा बन चुका था जिससे लोग डरते थे। शहाबुद्दीन हर वक्त हथियार लोगों के साथ घिरा नजर आता था। इलाके के कई युवक उनके गुर्गे बन चुके थे। शहाबुद्दीन सिवान का एक दबंग चेहरा बन चुका था। उन दिनों बिहार की राजनीति भी करवट ले रही थी। इस राजनीति के नए चेहरे थे लालू प्रसाद यादव। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बनने के बाद शहाबुद्दीन की ताकत और भी बढ़ गई। यही नहीं, शहाबुद्दीन को मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर पेश किया गया। अब अपराध की दुनिया से आए शहाबुद्दीन राजनीति के दांव पेच भी खेलने लगा। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में बिहार में राजनीति का एक नया समीकरण उभरा। बदलते राजनीतिक माहौल में शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद का दामन थामा और जनता दल के यूथ विंग में शामिल हो गया। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया और वो चुनाव जीता भी। लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया। साल 1995 में शहाबुद्दीन एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बना। लालू MY की राजनीति करते थे। मुसलमानों का नंबर जो है वो 16% से ज्यादा था बिहार में। जो राजनीति लालू प्रसाद जी करते हैं उसमें शहाबुद्दीन, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी कम्युनिटी में यंग जनरेशन की कौम की तरफ झुकाव रहती है। इस हिसाब से लालू प्रसाद उस वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की और शहाबुद्दीन को अपने से मिला लिया। विधायक बनने के बाद शहाबुद्दीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उसकी पहुंच राजधानी पटना के बड़े नेताओं तक हो गई और इधर सिवान में शहाबुद्दीन अपने ताकत और रसूख के दम पर लोगों का मसीहा बन चुका था। वो पुलिस प्रशासन के समानांतर अपनी एक सरकार चलाने लगा, जहां वो जरूरतमंदों की मदद करता था, लोगों के झगड़े सुलझाता था, फैसले सुनाता था और कई बार सजा भी देता था। शहाबुद्दीन सिवान का रॉबिन हुड बनता जा रहा था। उसकी ताकत को देखते हुए साल 1996 में उसे लोकसभा का टिकट दिया गया। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन पर भोटक के दिन बूथ पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा। शहाबुद्दीन पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरा और बड़ी जीत हासिल कर संसद पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सिवान में जो कुछ हुआ उसने शहाबुद्दीन को पूरे देश में कुख्यात कर दिया। दरअसल जिस सिवान की जमीन पर शहाबुद्दीन राजनीति की फसल काट रहा था, उसी सिवान की जमीन पर शहाबुद्दीन और सरकार के खिलाफ एक नौजवान ने जंग छेड़ रखा था। नाम था चंद्रशेखर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके चंद्रशेखर उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिसके कई कार्यकर्ताओं की सिवान में हत्या हो चुकी थी। सिवान में CPI माले और शहाबुद्दीन के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। उन्हीं दिनों छात्र नेता चंद्रशेखर सिवान के JP चौक पर एक सभा कर रहे थे। सिवान के JP चौक पर चंद्रशेखर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीबारी में चंद्रशेखर के एक साथी कार्यकर्ता श्याम नारायण और एक ठेले वाला भी मारा गया। इस हत्याकांड के बाद सिवान से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। JNU के बहुत सारे छात्र छात्रा सड़कों पर उतर आए। चंद्रशेखर की हत्या का सीधा आरोप शहाबुद्दीन पर लगा, जो उस वक्त सिवान का सांसद था। चंद्रशेखर की मां भी यही कह रही थी कि उसके बेटे का हत्यारा शहाबुद्दीन है। चंद्रशेखर के हत्या के बाद शहाबुद्दीन पर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसके राजनैतिक कैरियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्रशेखर की हत्या के बाद तो सिवान में उसका वर्चस्व और भी बढ़ गया, उसका कद और भी बढ़ गया। शहाबुद्दीन अब इतना बेखौफ हो चुका था कि वो पुलिस प्रशासन की भी
कोई परवाह नहीं करता था। सिवान पुलिस एक स्थानीय आरजेडी नेता के वारंट के साथ उसे गिरफ्तार करने आई थी। शहाबुद्दीन को यह बात नागवार गुजरी और उसने गिरफ्तार करने आए अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। ये 2000 के आसपास की घटना है, जब वो एमएलए बन चुके थे। मनोज राय वहां के जिला अध्यक्ष होते थे जनता दल के। उस समय पुलिस उसके खिलाफ वारंट लेकर उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। वो शहाबुद्दीन के खास माने जाते थे। शहाबुद्दीन ने पुलिस को मना किया, लेकिन पुलिस से नोकझोंक हुई और शहाबुद्दीन ने पुलिस पर हाथ चला दिया। उस समय मामला काफी आगे बढ़ा था, काफी हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद लालू प्रसाद जी ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन समझौता भी हुआ, लेकिन वो मामला रफा दफा नहीं हुआ और वो फाइल में दर्ज हो गया। इस थप्पड़ कांड की खबर सिवान में जंगल के आग की तरह फैल गई। पुलिस सख्ते में थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर पर छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी पर शहाबुद्दीन समर्थक ऐसे भड़के कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस और शहाबुद्दीन के लोगों के बीच करीब 3 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिस वालों समेत 10 लोग मारे गए। इस गोलीबारी में शहाबुद्दीन और उसके साथी भागने में कामयाब रहे। छापेमारी में पुलिस ने शहाबुद्दीन के ठिकाने से AK-47 सहित कई हथियार बरामद किए। बिहार में पहली बार अवैध AK-47 शहाबुद्दीन के पास ही मिला था। साल 2003 में बिहार के DGP ओझा ने शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज कई मामले की जांच फिर से शुरू कर दी गई। इस कड़ी में CPI माले कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी के अपहरण व हत्या का केस भी दर्ज था। इस केस में शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ और उसे सिवान की अदालत में सरेंडर करना पड़ा। शहाबुद्दीन तत्कालीन DGP ओझा की सख्ती से बौखलाया हुआ था। उसने DGP ओझा पर ही आरोप लगाया और उन्हें खुली चुनौती दी। शहाबुद्दीन के बेखौफ होने की सबसे बड़ी वजह उसका राजनीतिक रसूख था। वो साल 1996 से लेकर लगातार सिवान से लोकसभा चुनाव जीतता रहा और वो 4 बार सांसद बना। शहाबुद्दीन का राजनीतिक रसूख क्या था, इस बात का अंदाजा इस तस्वीरों से लगाया जा सकता था कि उसके चुनाव नामांकन के समय खुद लालू प्रसाद भी मौजूद थे और वो शहाबुद्दीन को अपना छोटा भाई बता रहे थे। शहाबुद्दीन चुनाव दर चुनाव जीतता रहा। दूसरी तरफ उसके गुनाहों की फेयर लिस्ट लंबी होती जा रही थी। गुनाह भी ऐसे कि लोग दहशत से कांप उठते। लेकिन शहाबुद्दीन का नाम गुनाह की एक ऐसी कहानी है जिसे याद कर सिवान के लोग आज भी कांप उठते हैं। कहानी है एक ऐसे पिता की जिसके 3 बेटों की हत्या कर दी गई। सिवान के चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। अपने 3 जवान बेटों को खोने के बाद चंदा बाबू का दिल पत्थर हो चुका है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में वो खौफ आज भी जिंदा है जिसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। उस रोज चंदा बाबू के 2 बेटे सतीश राज और गिरीश राज अपनी अलग अलग दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान कुछ अपराधी दोनों से 2 लाख की रंगदारी मांगने पहुंचे। रुपए नहीं मिलने पर बदमाशों ने दोनों भाइयों को दुकान से ही अगवा कर लिया। अपहरण के बाद बदमाश दोनों भाइयों को अपने साथ ले गए और उसके बाद तेजाब से नहलाकर दोनों भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। सतीश और गिरीश की लाशें भी बरामद नहीं हो पाई। सतीश और गिरीश की हत्या के केस में एकमात्र गवाह उसका तीसरा भाई राजीव था, लेकिन राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के ठीक 3 दिन बाद ही राजीव को इस केस में गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर होना था। तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिल गई। वो जेल चला गया, लेकिन इसके बाद भी उसके खौफ का खेल खत्म नहीं हुआ। शहाबुद्दीन जेल में ही था, लेकिन जेल से बाहर एक पत्रकार की हत्या ने एक बार फिर उसे सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया। उस रोज सिवान के रहने वाले पत्रकार राजदेव रंजन जब गांव से घर लौट रहे थे, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की जब जांच शुरू हुई
तो सामने आई इस तस्वीर की कहानी। ये तस्वीर बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री अब्दुल गफूर की है, जो जेल में शहाबुद्दीन के साथ दिखाई दे रहे हैं। जेल में हुई मीटिंग की इस तस्वीर के बारे में कहा गया कि पत्रकार राजदेव रंजन ने ही इसे वायरल किया था, जो सभी अखबारों में छपा। पत्रकार राजदेव की पत्नी का आरोप है कि उसकी हत्या का कनेक्शन इस तस्वीर से हो सकता है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या की बात शहाबुद्दीन से जुड़े होने की बात सामने आई। शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से रिहा हुआ तो बिहार में एक बार फिर हलचल मच गई। करीब 1300 गाड़ियों के काफिलों के साथ जब शहाबुद्दीन सड़क पर निकला तो वो एक बार फिर अपने तेवर में दिख रहा था। शहाबुद्दीन सिवान के प्रतापपुर अपने गांव पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कत्ल जैसे संगीन केस के सजा याफ्ता शहाबुद्दीन का स्वागत ऐसे हो रहा था जैसे वो कोई नायक हो। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। लालू और नीतीश अलग हो गए और इसी के साथ शहाबुद्दीन की जमानत भी खारिज हो गई। वो फिर जेल गया और ऐसा गया कि वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उस बार सबसे बड़ी मुहर लगी थी सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने 2004 में हुई दोहरे कत्ल के मामले में शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी। उसके बाद वक्त आया 2021। 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कोरोना के कारण शहाबुद्दीन की मौत हो गई। कहते हैं शहाबुद्दीन तो निस्तो नाबूद हो गया। उसके कब्र पर सिर्फ उसका नाम, उसका जन्म तारीख, उसके मौत की तारीख और उसका शहर लिखा हुआ है। लेकिन वो शहर आज भी उसके गुनाहों और उसकी बर्बरता को चीख चीख कर बयां कर रहा है। आज भी उसका नाम लेते ही सिब्बान के लोगों के जहन में एक बहुत ही क्रूर चेहरा, एक बहुत ही भयानक याद ताजा हो जाती है। हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और आगे हम आपके पास ऐसी और भी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।